नमस्कार दोस्तों। कैम्ब्रिज व्यू 6 डेमोक्रेटिक प्रोडक्शन फॉर डेमोक्रेटिक कंज्यूमर्स के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल। अभिव्यक्ति का अर्थ तभी तक है जब दूसरे इसको सुन सकें, उनमें इसको सुनने की क्षमता हो। अगर हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस के कारण लोग कमज़ोर अवस्था में हैं, वो नहीं सुन पा रहे हैं, उनमें कमी है, या फिर वो सत्ता के नशे में इस कदर डूबे हैं कि वो जानबूझ के सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसी अभिव्यक्ति निरर्थक होती है। वह स्वयं के केंद्र के जेल में ही बंद होती है। अभिव्यक्ति कभी भी इसलिए एब्सोल्यूट रूप में कभी भी फ्री नहीं हो सकती है। फ्री तभी हो सकती है जब वो आगे दूसरों तक प्रोपोगेट हो सके और दूसरे उसको सुनने की क्षमता के साथ साथ उसमें कुछ बदलाव, कुछ जोड़ घटा सकें, और नहीं भी करते हैं तो इसको और आगे भी बढ़ा सके। तो दूसरे के संदर्भ में ही हम अभिव्यक्ति की आज़ादी को समझ सकते हैं, और ऐसी अभिव्यक्ति का कोई मतलब नहीं इस लिहाज से जो दूसरों को ही दबाने का काम करे या उनकी अभिव्यक्ति को ही छीनने का काम करे। ऐसी अभिव्यक्ति फ्री कभी हो ही नहीं सकती है। इसलिए एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर पॉसिबल है तो वो दूसरे के संदर्भ में उस दूसरों को में भी अपने आप को जोड़ते हुए, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए। जी हाँ, मेरा इशारा आप समझ गए हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आइडियल रूप में फ्री एकदम तभी है जब वो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जनता की विल की बात करते हैं। उस जनता की विल जिसमें स्वयं मैं एक इंडिविजुअल के तौर पर एक बहुत ही छोटा पर बेसिक एलिमेंट हूँ, जिसमें मेरा भी व्यू दूसरों के व्यूज़ या एक्सप्रेशंस के साथ इंटरप्ले हो रहा है। अगर हम इस डॉक्ट्रिन को आइडियल डेमोक्रेसी में अगर समझने की कोशिश करें तो ये डॉक्ट्रिन दूसरे इंडिविजुअल्स पर भी इसी तरह लागू होती है, और ये डॉक्ट्रिन जब सब पे लागू होती है और जब इनका इंटरप्ले होता है तो सेंट्रल थ्रेड कहीं ना कहीं हो जाता है हर एक इंडिविजुअल के तौर पे कि दूसरे को भी सुनना, उनके साथ अपने व्यू को रखना, और एक दूसरे में हम कितना चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे को कितना समझ सकते हैं। और इन प्रोसेसेस के थ्रू ही डोमिनेंट व्यूज़ निकलती है जो जनता की व्यू या जनता की विल कहलाती है। और कोई भी ऐसी विल कभी भी किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए या लोगों के लिए कभी भी वो उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकती है। और ना ही ये इसका बेसिक पोस्टुलेट सीधा सीधा यही कह रहा है जो अभी तक थ्योरी बताई, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे हम दूसरे को सुनने को तवज्जो दे रहे हैं अपने से कहीं अधिक इस डेमोक्रेटिक सेटअप में। तो ये जो डेमोक्रेटिक जनता की विल है कहीं ना कहीं ये इंक्लूसिव विल है, और इंडिविजुअल लेवल पे ही जब हम अपने व्यूज़ को जनता के व्यूज़ के बीच में ही रखते हुए इंटरप्ले कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे भी जो व्यू है, जो डिस्कशन है, जो विल है, वो आइडियल डेमोक्रेटिक कंडीशन पे वो भी डेमोक्रेटिक है। तो इसलिए कोई भी पार्टी कभी भी किसी धर्म के आधार पर या सिर्फ एक कास्ट के आधार पर या जेंडर के आधार पर इस तरह के किसी भी एक्सक्लूजनरी प्रिंसिपल पर वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में वो बढ़ ही नहीं सकती है। डेमोक्रेसी में या उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इस तरह के पार्टीज़, ग्रुप्स या इंडिविजुअल जो भी व्यू है या एक्सप्रेशन है उसको स्वीकार करेगा ही नहीं। और इसी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में अगर कुछ लोग
कारपोरेट, जैसे कि उनके पास अगर पैसा है, कैपिटल है, और कुछ लोग लेबर हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेशन के जरिए कारपोरेशन बनाते हैं और लेबर और कैपिटल के बीच नेगोशिएशन इसी एनवायरनमेंट में होता है। तो जाहिर सी बात है, ये एनवायरनमेंट जो है, इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी, जैसा कि मैंने बताया कि अदर फैक्टर्स, अदर व्यूज़ दूसरे लोगों को तवज्जो देती है अपने साथ साथ या उससे कहीं ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में जो प्रोडक्शन रहेगा उसको ह्यूमन राइट्स, जेंडर इनइक्वालिटी, चाइल्ड लेबर लॉज, यहाँ तक कि एनवायरनमेंट जो आज की परिस्थितियाँ हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और इस लिहाज से फैक्ट्री सेटअप में कैपिटल और लेबर को इन नेगोशिएशंस में जो भी, पहली बात तो जो ये चीज़ें कॉरपोरेशंस डेवलप होंगे डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में, बड़ा मुश्किल होंगे, और इनका जो प्रोडक्शन होगा, जाहिर सी बात है इन नेगोशिएशंस के बीच में डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में उसकी कॉस्ट ज़्यादा कंपेयर अगर करें हम, जो कि कोर्शन के एनवायरनमेंट में, जहाँ फैक्ट्री में सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस को फोर्स एकदम कर दिया जाता है, चाहे सद्म राष्ट्रवाद का इशू हो, चाहे इसके तहत पूरी मार्केट को कैप्चर करने के लिए कम से कम लागत पे प्रोडक्शन की बात हो, जहाँ लेबरों का शोषण हो रहा हो, जिस तरह का हम बात इस समय सोच सकते हैं, जैसे वन पार्टी सिस्टम की बात अगर करते हैं, चाइनीज़ पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं बेसिकली तो सबके हित की बात करती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दूसरे के संदर्भ में बात करती है, क्वेश्चन की बात करती है, लेकिन ये बात करने का पूरा ठेका जो मिल जाता है वो स्टेट को ही मिल जाता है, उसकी ही मोनोपोली हो जाती है हर कोऑपरेशन में, हर कॉरपोरेशन में। तो इन फोर्स्ड एनवायरनमेंट में जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जाहिर सी बात है वह मार्केट में सस्ता होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में। तो अब ये भी बात है कि अगर डेमोक्रेसी को सर्वाइव करना है, जैसे कि राहुल गांधी जी ने अपने कैम्ब्रिज व्याख्यान में अंत में बोला कि उनको प्रोडक्शन करना है, और ये प्रोडक्शन उनको, जाहिर सी बात है आज के ग्लोबलाइज्ड मार्केट युग में, जो खुद एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रतीक है और खुद डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे आधारित है कि हम अपने प्रोडक्ट को हर जगह, हर क्षेत्र में पहुंचाएं और स्टेट दूर रहे। तो ऐसी एनवायरनमेंट में आप इस तरह में आप कैसे वो फोर्स्ड प्रोडक्शन से compete कर पाएंगे? तो डेमोक्रेटिक प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब प्रोडक्ट तो मार्केट के लिहाज से डेमोक्रेटिक हो चुका है, लेकिन कंज्यूमर भी होने चाहिए, उनको भी इसकी समझ होनी चाहिए। कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक प्रोडक्शन को डेमोक्रेटिक कंज्यूमर्स चाहिए, और प्रोडक्शन के पूर्व हमें कम से कम ये डेमोक्रेटिक कंज्यूमर्स को ढूंढना होगा, उनको समझाना होगा, इनको इनकलकेट करना होगा इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए, इनके नेगोशिएशंस के लिए, जो समाज में आर्थिक विषमताएं फैल रही हैं, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता की उनके प्रति जागरूक करना होगा, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें क्या विशेषता है और उसमें कैसे लेबर्स का हित है, एनवायरनमेंट का हित है, ह्यूमन लॉज का हित है। ये सब चीज़ें, जो कि पिछले एपिसोड में मैंने डेमोक्रेटिक इंडेक्स की बात हुई थी, अपने प्रोडक्ट को उन कंज्यूमर्स के सामने रखना होगा, उन कंज्यूमर्स में खुद ये क्षमता हो कि वो इस तरह के प्रोडक्ट्स को संज्ञान ले सकें। प्रोडक्ट सस्ता ही नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोडक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए डेमोक्रेटिक कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट है। और हमको इस मार्केट युग में सब कुछ हो गया, प्रोडक्शन या मार्केट जो स्वयं एक डेमोक्रेटिक है प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन डेमोक्रेटिक कंज्यूमर्स नहीं हो पाए, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंज्यूमर्स कहीं ना कहीं प्राइस के विषय में वो सस्ता ही ढूंढने लगते हैं, और वहाँ पे जो बाउंड्रीज भी आती हैं, बाउंड्रीज प्रोडक्ट्स तो पार कर लेते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक कंज्यूमर्स बाउंड्रीज को पार एक देशों की नहीं कर पाते हैं। तो इस लिहाज से हमको सोचना होगा डेमोक्रेटिक प्रोडक्शन को
इनिशियल स्टेजेस में कम से कम डेमोक्रेटिक कंज्यूमर्स चाहिए। मैं इनिशियल स्टेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक फैक्ट्री अगर कोर्स पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में लगती है और दूसरी फैक्ट्री डेमोक्रेटिक नेगोशिएशंस की जिसका मैंने जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट रहेगी वो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर कंपटीशन जाहिर सी बात है कि कोर्स पोस्ट एनवायरनमेंट की तरफ ज़्यादा हो जाएगा और वो आपको आउट स्पेस कर देगी। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक कंज्यूमर्स हमने डेवलप कर लिए इनिशियल डेज में, तो जाहिर सी बात है कि जो लेबर और एनवायरनमेंट इत्यादि के और ह्यूमन राइट्स के का जो हम मतलब जिक्र कर रहे हैं और जिस पे ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो हेल्थ रहेगी पूरे सिस्टम की, इकोनॉमिक सोशो पॉलिटिकल सब कुछ हर एक व्यक्ति की, वो अच्छी रहेगी। तो जाहिर सी बात है लॉन्ग रन में जो प्रोडक्शन होगा डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में वो आउट स्पेस्ड कर देगा जो भी प्रोडक्शन है कोर्स एनवायरनमेंट में, फोर्स्ड एनवायरनमेंट में या फोर्स्ड लेबर की कंडीशंस में, या जो भी एनवायरनमेंट को आज डिस्टर्ब कर रहा है और जो एनवायरनमेंट आगे उसी के लिए उस तरह के प्रोडक्शन के लिए ही भार हो जाएगा। इन स्थितियों में तो कहीं ना कहीं जो व्याख्यान के अंत में जो बात हुई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एकदम पूरी तरह से फ्री, जिसको आप बोल सकते हैं वो एक अराजकता ही हो गई। और जो भी वेस्ट कंट्रीज की कैपिटल है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, वो डायरेक्ट अगर सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के लिए डायरेक्ट चाइना में चले जाते हैं, जहाँ पे बातें तो मार्क्स की हो रही हैं, सबके भले के लिए हो रही हैं, पर स्टेट की मोनोपोली है और कहीं ना कहीं जो पूंजी का केंद्र हो रहा है और री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो आम लोगों के शोषण पे स्टेट द्वारा थोपा जा रहा है दूसरी जगह पे, जिसके आउटर इफेक्ट्स भी हम देखते हैं। जैसे श्रीलंका में भी इफेक्ट देखते हैं, दूसरी कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज में भी चाइनीज़ जो हैवी इन्वेस्टमेंट है उसके इफेक्ट्स हम देखने लगते हैं। तो यहाँ पर दोनों व्यूज़ को रिकॉन्सिलेशन में होना होगा। और आज की डिस्कशन हम फिलहाल यहीं पे इस चीज़ को डेवलप करते हुए छोड़ते हैं। और मार्क्स और एंजल्स की जो भी थ्योरीज़ हैं, जो भी वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए थी कि पूंजी उनके हाथ में, वो मेहनत वो ज़्यादा करते हैं तो उनको हक और उनकी बराबरी सत्ता उनके चीज़ों को, लेकिन ये अच्छी सारी चीज़ों होने के बावजूद भी क्योंकि कैपिटल पूरी तरह एकदम अथॉरिटेरियन हो गया था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनकी निर्बाध हो गई थी, जिसे हम किसी भी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में फ्री नहीं कह सकते हैं। तो लेकिन जब रशिया ने उसको यूज किया तो उसको शुरू में तो बहुत प्रोग्रेस मिली, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर से स्टेट में पूरा का पूरा इस बहाने सारी मोनोपोली केंद्रित हो गई। और आज हमको वो मार्केट युग में आए तो वो वो मैनेज डेमोक्रेटिक वे में दिखती है। तो दूसरी तरफ इसका दूसरा रूप हमको चाइना में वन पार्टी सिस्टम या के रूप में, कम्युनिस्ट सिस्टम के रूप में दिखने लगता है, जो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दूसरों के रेस्पेक्ट के बहाने ही उसको पूरा ही कर्टेल कर देता है। तो मनीष जायसवाल को दीजिए तब तक सर इजाज़त। इस रिकॉन्सिलेशन व्यू के साथ डेमोक्रेटिक प्रोडक्शन फॉर डेमोक्रेटिक कंज्यूमर्स के इस थिंकिंग के साथ हम मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम कुछ और चीज़ें डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग के अभाव में धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग के लॉस से कैसे डी स्किलिंग और इससे खुद डेमोक्रेसी को एक बहुत बड़ा खतरा और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को खतरा आने वाले समय में होने की संभावना है। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर।